रे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार साथियों, मैं तेजवीर सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सफलतागंज पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि साथियों आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हमने वर्णमाला के विषय में बात कर ली है। और जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि आगे आगे आने वाली वीडियो में हम संधि के विषय में बात करेंगे। तो साथियों, वर्णमाला और संधि के विषय में बात करने से पहले हमें वर्ण विच्छेद पर भी एक नज़र डालनी पड़ती है कि वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा वर्णमाला के सारे वर्णों के विषय में हमने समस्त जानकारी हासिल की। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं संधि की तरफ। तो संधि बढ़ने से पहले थोड़ा एक 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं वर्ण विच्छेद के रूप में। तो साथियों, वर्ण विच्छेद क्या होता है कि जैसे कोई शब्द दिया होता है, उसमें वर्णों का विच्छेद या वर्णों को किस तरीके से अलग किया जाता है और उसका क्या प्रयोग होगा आपकी संधि में, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं साथियों। तो साथियों, शायद यह YouTube पर पहला वीडियो होगा जो किसी ने आपको वर्ण विच्छेद के विषय में जानकारी दी होगी। तो साथियों, वर्ण विच्छेद का कार्य क्या होता है, संधि में किस तरीके से प्रयोग में आता है, उस चीज को हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम वर्ण विच्छेद के विषय में बात करें, जैसे अगर हम एक शब्द लिखते हैं, अगर एक शब्द साथियों हम लिखते हैं परम, तो इसमें आपसे पूछा जाता है बताइए इसमें अक्षर कितने हैं और कितने वर्ण हैं। क्योंकि हमने अभी वर्णमाला पढ़ रखी है, तो वर्णमाला पढ़ने के पश्चात हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने वर्ण हैं। क्योंकि कहीं न कहीं क्या हुआ है, ये जो शब्द है वर्णों से मिलकर के बना हुआ है और आपसे पूछा था इसमें बताइए कितने वर्ण हैं। तो साथियों, हमने बताया था कि जो भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। यदि किसी भी व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं है और ना ही उसके ऊपर हलंत लगा हुआ है, तो उसका तात्पर्य है कि उस व्यंजन में छोटा आ लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परम जो लिखा हुआ है, तो किसी भी वर्ण में ना ही कोई मात्रा आपको दिख रही है, ना ही कोई आपको हलंत दिख रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि सभी वर्णों में आपको आ दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें पा की, तो हलंत लगाने के पश्चात इससे हम छोटा बाहर कर लेंगे। उसी तरीके से रा, यहाँ से भी छोटा बाहर होगा। उसी तरीके से माँ, और इससे भी छोटा आ साथियों बाहर होगा। तो आपसे पूछा जाए कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें वर्ण साथियों कितने होते हैं, 6। और आपसे पूछा जाए कि परम शब्द में कितने अक्षर हैं, साथियों अक्षर 3 हैं। अक्षर क्या होते हैं, ये जो आपके हैं ये अक्षर हैं, और इनमें क्या किया जाए, यदि स्वरों को अलग कर दिया जाए तो फिर ये चीजें बन जाती हैं वर्ण। और वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है साथियों, वर्ण जो है लिखित है तब तक ये वर्ण है। यदि इनको हम केवल उच्चारित ही करें, वर्ड यहाँ आपके बोर्ड पर ना लिखें, तब तक ये ध्वनियां होंगी। जब तक हम आपके समस्त उच्चारित कर रहे हैं प अ र अ म अ, इस तरीके से, तो ये ध्वनियां हुई। जब तक हमने इसको यहाँ पर लिख दिया तो ये क्या हो गए साथियों, वर्ण हो गए। तो साथियों, ये वर्ण है और ये क्या है, इसमें 3 अक्षर हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ साथियों, इसका वर्ण विच्छेद हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, वर्ण विच्छेद हो जाता है। उसी तरीके से ये परम शब्द होता है। जैसे हम मान लेते हैं दूसरा शब्द धर्म लेते हैं, ऐसा शब्द लेते हैं, तो इसमें कहा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद करिए, तो क्या होगा साथियों, आपको धा दिख रहा है और धा के पश्चात क्या होगा, छोटा आ होगा। और उसके बाद जो आपको रा दिख रहा है, तो रा का तात्पर्य क्या है कि ये माँ से पहले है। और जब ये ऊपर जो लगता है रा, रे फला रा, तो इसका तात्पर्य होता है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है। और फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद होगा। अगर इसको हम अलग अलग थोड़ा और करके देखें तो साथियों क्या होगा, ये इस तरीके से लिखा होगा। लेकिन क्या होगा, आधारा कभी इस रूम में नहीं लिखा जाता है हलंत वाले रूम में, तो यही क्या होता है, ये उड़ करके ऊपर चला जाता है। तो धर्म इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम तीसरा शब्द देखें, जैसे साथियों हम बात करते हैं सत्य के विषय में, तीसरा शब्द लेते हैं, जैसे कहा जाए सत्य, बताइए इसमें कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं। तो साथियों अक्षर आपको 3 दिख रहे हैं। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण साथियों कितने होंगे, सा होगा, सा में हलंत लगा देंगे छोटा। फिर आपको क्या दिख रहा है, ता, आधा ता मतलब कि हलंत वाला ता, और फिर या, फिर साथियों क्या होगा, छोटा होगा।
तो हम ये साथियों आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इसको आप समझ लेंगे तो संधि समझना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार इसको आप पढ़ लेते हैं तो संधियों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक छोटा सा वीडियो रहेगा आपको ये बताने के लिए इसका प्रयोग किस तरीके से होता है संधियों में। जैसे कि आपने इन सबको देखा, जैसे एक शब्द लेते हैं व्यवहार, आपसे पूछे बताइए इसमें कितने वर्ण हैं, तो साथियों इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह आपको आधा दिख रहा है, मतलब क्या है, वह हलंत वाला है। उसके बाद या कोई मात्रा नहीं, कोई हलंत नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि छोटा निकाल लेंगे, या बाहर हो जाएगा। फिर साथियों क्या होगा, वह में छोटा आ जाएगा। फिर साथियों हा, हलंत लगाने के बाद बड़ा आ, और फिर साथियों आपको रा दिख रहा है, रा में छोटा है। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है, मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाइयों में तोड़ना। तो यही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो साथियों इसका प्रयोग किस तरीके से आपकी संधि में होगा, हम उसकी तरफ चर्चा करते हैं। तो दोस्तों वर्ण विच्छेद का आशय आप समझ रहे होंगे। अब जैसे हम बात करें कि जैसे लिखा जाता है, का लिखा जाता है, का लिखा जाता है, इस तरीके से सारी मात्राओं को का पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हलंत न दिख रहा हो तो आशय क्या होगा कि का और इसमें छोटा आ है। वैसे ही यहाँ पर का के साथ में क्या है, बड़ा है साथियों। वैसे ही यहाँ पर क्या है, का के साथ में छोटी ई है। वैसे ही इधर क्या है, का के साथ में छोटा हुआ है। इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ जो होता है मुद्दा ये है कि यहाँ हलंत नहीं लगा है, ना ही कोई मात्रा है, तब भी क्या है यहाँ पर छोटा है, और छोटा जब निकालेंगे तो हलंत हर व्यंजन में लगा देंगे। तो यही क्या होगा, का की कु, हो सकता है के दिया हो, इस तरीके से होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, का और ए। तो इस तरीके से सारे मात्राएं अलग हो जाएंगी, और जिस व्यंजन से निकालेंगे जरूरी नहीं का ही हो, बहुत सारे व्यंजन हो सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, आपको का से निकालने के बाद का में हलंत लगाना पड़ेगा, या किसी भी व्यंजन में हलंत लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो अलग अलग वर्णों में हो जाएंगे। जैसे इसकी बात करें तो ये क्या है, अक्षर एक है परंतु वर्ण कितने, दो हैं। अक्षर एक है, वर्ण दो हैं। तो इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद हो जाता है। और वर्ण विच्छेद का प्रयोग किस तरीके से होगा उसके विषय में हम बात कर लेते हैं आपसे। जैसे साथियों ये वर्ण विच्छेद थोड़ा थोड़ा आप समझ चुके होंगे। अगर हम बात करें संधि के विषय में, तो साथियों संधि के विषय में जो डिफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो होती है कि दो समीपवर्ती वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। यहाँ पर विकार शब्द का तात्पर्य साथियों परिवर्तन से लिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक शब्द लिखे हम, इस तरीके साथियों दिया होगा। अब यहाँ पर कहा जाए कि इसमें संधि करिए, तो जो संधि की परिभाषा हमने बताई कि दो समीपवर्ती वर्णों के योग से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। अब अगर हम यहाँ बात करें, ये शब्द है और ये शब्द है, इसको मिलाना है, तो इसमें जो संधि में बोल रहा है कि दो समीपवर्ती, विशेष ध्यान देना है आपको समीपवर्ती शब्द पर। तो समीपवर्ती शब्द का तात्पर्य क्या है, तो समीपवर्ती वर्ण, अभी तो ये क्या है साथियों, अभी ये शब्द है और ये भी शब्द है, लेकिन हमें मिलाना किसको है, वर्ण को मिलाना है। तो वर्ण अब समीपवर्ती होने का तात्पर्य क्या है कि इसका जो अंतिम वर्ण हो और इसका पहला वर्ण हो, इस शब्द का जो अंतिम वर्ण हो और इसका पहला वर्ण हो। तो उसी के लिए हमें थोड़ा वर्ण विच्छेद के विषय में थोड़ा जानना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि माँ में हलंत नहीं लगा है और ना ही कोई मात्रा दिख रही है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि माँ के बाद माँ में हलंत लगाने के पश्चात छोटा आ आएगा, अर्थात इस परम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो छोटा आ होगा। और इधर क्या होगा, इधर आपको सीधे सीधे बड़ा आ दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो स्वर ध्वनियां होती हैं वो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक साइड आप देख पा रहे हैं कि अगर ऐसे अंत में आपको एक व्यंजन दिख रहा है, अंत में क्या दिख रहा है, एक व्यंजन दिख रहा है, लेकिन व्यंजन दिख रहा है और इसको हम थोड़ा गहराई में जाके पढ़ें तो व्यंजन पर ना ही किसी स्वर की मात्रा दिखाई दे रही है और ना ही इस पे हलंत लगा हुआ है। तो इसका कहने का आशय है कि इसमें छोटा आ भी लगा हुआ है। तो इसीलिए हमें वर्ण विच्छेद करना पड़ता है साथियों। जैसे करेंगे हम फिर से, पा छोटा आ, फिर रा छोटा आ, फिर मा और छोटा आ। तो देख पा रहे हैं साथियों आप, इस
जो परम है इसका जो अंतिम वर्ण साथियों मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, छोटा आ मिल रहा है। और सेकंड साइड से ये धन का निशान हो जाता है, सेकंड साइड से आपको बड़ा आ सीधे सीधे दिख रहा है। फिर ताम हमने बताया जब कोई आधा वर्ण होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें स्वर नहीं है अर्थात हलंत वाला। उसके बाद आप देख पा रहे हैं माँ, और माँ पर क्या है, बड़ा आ का स्वर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें कि परम शब्द में जो अंतिम वर्ण निकला वो छोटा निकला हुआ है और दूसरे साइड से जो पहला वर्ण निकला है वो बड़ा निकला हुआ है। अब यही कहता है संधि में कि दो समीपवर्ती वर्णों के योग से जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। तो इस शब्द का जो सबसे लास्ट और इसका पहला, यही दोनों चीजें क्या हैं, दोनों शब्दों में सबसे समीपवर्ती वर्ण है। क्या है साथियों, समीपवर्ती वर्ण। यही साथियों क्या हो जाते हैं, सबसे समीपवर्ती वर्ण। तो इन्हीं को जोड़ने के बाद, इन्हीं को मिलाएंगे संधि के नियम के अनुसार, तो जो परिवर्तन होगा वही संधि कहलाएगा। तो हम अभी बात करें वर्ण विच्छेद के विषय में। तो साथियों आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से वर्ण विच्छेद का प्रयोग हमारी संधि में होगा। हालांकि समझना आपको यहाँ है, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा दिया होता, ये दिया होता, तो आप सीधे सीधे देख पा रहे होते कि माँ पर क्या है, बड़ा आ है जो कि एक वर्ण है। तो इसका आप अंतिम बड़ा बताते और इसका प्रारंभिक क्या है, बड़ा आ। तो यहाँ पर आप देखते देखते समझ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया होता कवि और इधर दिया होता इंद्र, तो अंततः इसका अंतिम क्या होता, इसका अंतिम साथियों होता बड़ी ई और इधर क्या होता छोटी ई। इसका अंतिम वर्ण बड़ी ई और इसका पहला छोटी ई, मतलब कि इनको मिलाने के बाद जो भी कुछ बनता नियम के अनुसार वही क्या होता। अब यही चीजें समीपवर्ती हो सकती हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण क्या है, आपस में समीपवर्ती हैं और इन्हीं वर्णों को मिलाने के बाद जो नया वर्ण बन जाएगा वही क्या करेगा, वही परिवर्तन लाएगा। तो वही जो परिवर्तन है साथियों वही संधि कहलाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें वर्ण विच्छेद को थोड़ा जानना पड़ता है संधि पढ़ने से पहले। तो साथियों आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे मेरी बात को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, और आशा करता हूं यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपके लिए संधियां बहुत ही आसान होने वाली हैं। साथियों इसको थोड़ा हम रफ करते हैं और बात करते हैं थोड़ा संधि के विषय में। ये साथियों आपका वर्ण विच्छेद इस तरीके से आप समझ चुके होते हैं संधि के लिए। अब हम बात करते हैं संधि के विषय में। तो साथियों संधि क्या होती है, हमने बताया कि दो समीपवर्ती वर्णों के योग से उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता है। तो हमने आपको समीपवर्ती शब्द का आशय बता दिया है कि समीपवर्ती किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें, आप डिफिनेशन तो जान ही चुके हैं, फिर बात आती है कि संधि के कितने भेद होते हैं साथियों। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधियां, व्यंजन संधियां और विसर्ग संधियां। 3 भेद हो जाते हैं। पहला आपका हो जाता है साथियों स्वर संधि, दूसरा हो जाता है आपका व्यंजन संधि और तीसरा हो जाता है साथियों विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हो जाती हैं साथियों। ये 3 पार्ट हो जाते हैं साथियों संधि के। तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा संधि कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। फिर बात आई कि स्वर संधियां क्या होती हैं साथियों। तो स्वर संधियां हमने बोल रखा है कि हिंदी जो है उसमें आपको शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। संधि का मतलब आप समझ चुके हैं। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है स्वर संधि। तो कहीं कहीं स्वर का आशय आप समझ चुके हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनकी संख्या 11 होती है। इनको बोलने के लिए या उच्चारित करने के लिए या लिखने के लिए किसी दूसरे वर्ण पर आधारित नहीं होना पड़ता है, आश्रित नहीं होना पड़ता है। तो जैसे हम स्वर संधि की बात करें तो हमने बताया कि एक शब्द आप इधर लिखेंगे और दूसरा इधर लिखेंगे। इसका जो अंतिम वर्ण होगा साथियों और इसका पहला वर्ण होगा, यही आपको मिलाना है। तो स्वर संधि का तात्पर्य है कि यहाँ जो अंतिम वर्ण होगा वो भी एक स्वर होगा और इसका जो प्रारंभिक वर्ण होगा वो भी एक स्वर होगा। और जब स्वर और स्वर मिलेंगे तो फाइनली जो चीज बनाएंगे वो भी क्या बनाएंगे, वो भी एक स्वर ही बनाएंगे। तो
तो स्वर संधि का तात्पर्य होता है साथियों कि पहले पद का अंतिम वर्ण या पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रारंभिक वर्ण, क्योंकि समीपवर्ती आप शब्द पढ़े ना पीछे, तो समीपवर्ती का आशय है कि जो पहला शब्द हो उसका जो अंतिम वर्ण हो और दूसरे का जो पहला वर्ण हो वो दोनों जगह पर स्वर होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी स्वर संधि होगी। तो अभी हम इसी स्वर संधि के विषय में थोड़ा और बता देते हैं आपको, क्योंकि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये हम बाद में बात करेंगे। इसमें क्या होते हैं, स्वर संधि जो होती है इसमें भेद होते हैं, स्वर संधियों के 5 भेद होते हैं, जबकि व्यंजन और विसर्ग संधियों में नियम के अनुसार हम चलते हैं। तो स्वर संधि का आशय क्या होगा साथियों, स्वर संधि में पहला जो पद है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे का जो पहला वर्ण है वो स्वर होने चाहिए, और उनके योग से जो स्वर बनेगा वही क्या होगा, संधि का विकार होगा या परिवर्तन होगा साथियों। तो हम स्वर संधि के 5 भेद देख लेते हैं, कौन कौन से होंगे। और हाँ, एक मिनट, जैसा कि हमने बात किया जो स्वर संधि है, जो साथियों स्वर संधि है हमने बताया कि इसमें क्या होगा, जो पहला शब्द है और जो दूसरा शब्द है, ये पहला है साथियों आपका और ये दूसरा होगा। अब यहाँ पर जैसे हम एक शब्द लिखें, फिर वही लिखते हैं, जैसे परम लिखा हमने और इधर क्या लिखा साथियों, आत्मा लिखा। ये लिखा, पूछा जाए कि परमात्मा या परमात्मा इसमें कौन सी संधि होगी, तो साथियों स्वर संधि में हमने क्या बताया कि स्वर संधि में जो पहला पद होगा इसका अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे का प्रारंभिक भी स्वर ही होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने बताया कि जिस भी व्यंजन पर हलंत नहीं लगा होता है और ना ही कोई मात्रा दिखाई दे रही होती है, तो उसका आशय होता है कि इसमें छोटा आ लगा हुआ है। तो हमने इसका वर्ण विच्छेद करके आपको 2-3 में बता दिया है, क्या होगा साथियों, ऐसा होगा, इसका अंतिम वर्ण छोटा मिल रहा है और सेकंड साइड क्या भी मिल रहा है आपको, बड़ा, ऐसा मिल रहा है। तो इसका जो अंतिम वर्ण है वो भी एक स्वर है और इसका प्रारंभिक वर्ण है वो भी एक स्वर है। तो फिर ये क्या हो गया साथियों, स्वर इधर मिल रहा है और स्वर स्वर, जैसा कि नियम बताया, तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली भी एक स्वर बनेगा। तो दोनों जगह पर स्वर मिल रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। कौन संधि होगी साथियों, स्वर संधि होगी। तो कोई भी ऐसा वर्ण आए जिसका पहला वर्ण, ऐसा कोई शब्द आए जिसके पहले वर्ण के अंत में स्वर आए और दूसरे जो शब्द है उसके प्रारंभ में स्वर आए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होना चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, परम में अंतिम में आ है और आत्मा में प्रारंभ में आ है, दोनों चीजें स्वर है, अर्थात संधि कौन सी है साथियों, स्वर संधि है। तो अभी आपने समझ लिया कि स्वर संधि क्या होती है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्ण विच्छेद, जिन लोगों को नहीं पता होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि किस तरीके से मिलाते हैं, क्या करते हैं, या किस तरीके से वर्णों में कौन सा वर्ण आएगा अंततः, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो उनको आज समझ में आ चुका होगा कि यदि किसी भी व्यंजन पर हलंत नहीं लगा है और ना ही कोई मात्रा है तो उसका आशय है कि उस पर छोटा की मात्रा लगी हुई है। उसी चीज को हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो आप शायद समझ चुके होंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझेंगे छोटा है, और यहाँ पर छोटा बड़ा मतलब कि क्या हो रहा है, दोनों तरफ समान स्वर है, या इसका अंतिम स्वर है, इसका पहला स्वर है। इससे आपको पता चलता है कि जो संधि है कौन सी है साथियों, स्वर संधि है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम वर्ण विच्छेद को भी समझ लेते हैं और हमने बात कर लिया स्वर संधि के विषय में। तो साथियों आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे मेरी बात को। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है साथियों, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे मैं आगे अपनी बात जारी रख सकूं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।